हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान पूजा शेट्टी और नील, जिन्होंने बनाया है ओके कंप्यूटर। भाई ये ओके कंप्यूटर, ये थॉट से ही ऐसा तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ओके कंप्यूटर आते ही आपके कान खड़े हो जाते कि ये क्या है एग्जैक्टली क्या बताना चाहेंगे नील आप? ओके कंप्यूटर एक साइंस फिक्शन शो है। हमारे वर्तमान काल को लेकर हमने ये शो बनाया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे साथ घट रही हैं अभी जो शायद हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देती। हमारी ये इस शो को बनाने की ये मंशा थी कि वो हम आम लोगों के लिए इन अदृश्य चीजों को प्रतीत करें। हम दिखाए लोगों को कि आम जीवन में जो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, वो लेकिन वो है। और उनको लेकर हमारे क्या संबंध है और हम आगे कैसे बढ़े उनके साथ। तो ओके कंप्यूटर उन सारी चीजों का लेखा जोखा करता है। और उतना ही नहीं कि अगले 10, 15, 20 साल आगे क्या हो सकता है हमारे साथ ओके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स और मशीन्स को लेकर इसका एक अनुमान करता है। मतलब आप डराने जा रहे हैं, सांत्वना देने जा रहे हैं? नहीं हम नहीं हमारी तो हम बहुत ही सकारात्मक विचार से हम हमारे विचार टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत ही सकारात्मक है। हमें इनफैक्ट खौफ और डर दूर करना है टेक्नोलॉजी को लेके। हमारे हिसाब से टेक्नोलॉजी जिस व्यक्ति के हाथ में होती है उस व्यक्ति की नैतिकता का रूप लेती है। टेक्नोलॉजी मॉरली एम्बिवेलेंट है। अगर अगर आप एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में रखते हैं जिसको उसका इस्तेमाल सिर्फ शोषण के लिए करना है, तो फिर शोषण ही होगा, लेकिन उसका उस टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं। हम तो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और हमारी ये इच्छा है कि और लोग भी शो को देखकर ऐसा ही समझे। पूजा, जब ये शो आपके सामने आया होगा, आपके जहन में पहला थॉट क्या है? क्योंकि मतलब जब आप फ्यूचरिस्टिक शो की बात करते हैं, साइंस फिक्शन की बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर बहुत एक बड़ा खर्च सामने दिखता है, इफेक्ट सामने दिखते हैं, ढेर सारे एक्सपेंडिचर पहले सामने दिखते हैं, आइडिया तो है ही है। जब हमने शो की मतलब ये स्टोरी की कल्पना की थी, तभी हमने बहुत ऐसा आशा किया था कि जो हम अभी बना सके, क्योंकि हमें ये आइडिया दोनों नील और में हम लोग साइंस कम्युनिकेटर सोचते हैं अपने आप को, और साइंस से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो जब स्टोरी की कल्पना की थी तो हमें पता था कि साइंस रिलेटेड ही होगा वो, क्योंकि जो भी फ्यूचर की बात करेंगे, जो भी स्टोरी करना है, वो एक नई पर्सपेक्टिव दिखाती है या नए दृश्य दिखाती है। सो वो उसको जहन में रखिए, वी थॉट दैट वी शुड डू समथिंग लाइक दिस, एंड द आइडिया वाज आल्सो टू यूज अ लॉट ऑफ कॉमेडी साइमल्टेनियसली। तो ऑब्वियसली जब हमने सोचा कि साइंस फिक्शन कर रहे, तो रिसोर्सेज की बात हमेशा होती है, क्योंकि वीएफएक्स ज्यादा होता है। जब प्रोडक्शन क्वालिटी अगर साइंस फिक्शन की अच्छी नहीं होती है तो फिर वो बहुत बहुत पुअर क्वालिटी लगती है। जब ड्रामा बनाते हो तो एक घर में भी शूट कर सकते हो मूड लाइटिंग के साथ, पर साइंस फिक्शन में बहुत सारी रिसोर्सेज लगती है। लकीली हमें कोलैबोरेटर्स इतने सारे अच्छे मिले, जो उनकी जो जो क्विक एंड लाइक रिसोर्सफुल थिंकिंग जो होती है, वो उससे वी कैन यूज द मनी बेटर। सो वी हैड लाइक कोलैबोरेटर्स लाइक दैट। और बहुत सारी चीजें हमने शॉर्टकट्स भी ली है। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप देखते हो, वो सब एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर है। तो हम बीवी जोशी, गुरजीत माथुर, बहुत सारे आर्किटेक्ट से हम लोग मिले और उनसे पूछा कि आप लोग के पास इतने आलीशान बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स है, उसको इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकती, जो साइंस फिक्शन जो इंडियन फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन जो हमें दिखाना है, इंडियन बिल्डिंग्स को लेके, मॉडर्न इंडियन बिल्डिंग्स को लेके कैसे बना सके। तो बहुत सारे जुगाड़ है इसमें, बहुत सारे ट्रिक्स हमने यूज किया है इसको मतलब ऑडियंस तक दिखाने के लिए। आशा है कि चल जाएगी।
सबसे पहले ये तो बाकी शो की बात मैं बाद में करूंगा। आप दोनों सबसे पहले इस बात का जवाब दें कि आप दोनों की हिंदी इतनी साफ कैसे है? बड़े टिपिकल वर्ड्स का इस्तेमाल आप दोनों कर रहे हो लगातार। मेरी हिंदी तो बहुत हम खराब है। नहीं, तो ये हम नील के लेखक है साथ रहने का इसलिए असर है। भाषा पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है, नहीं तो भाषा हम पे नियंत्रण करती है। तो इसलिए करना पड़ता है, वो प्रैक्टिस से होता है और एक पैशन भी है लैंग्वेजेस के लिए। तो मतलब एक औजार है आपके पास, अगर आपको भाषा अच्छी तरह से आती है तो आपका एक औजार बन जाती है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। बस और कोई खास कारण नहीं। हमें एक डिजाइन्ड शो बनानी थी, मतलब जिसमें सब कुछ डिजाइन हो, मतलब भाषा से लेके जो दिखता है सामने सब कुछ, जब लोग बात करते हैं तो वो उसकी एक स्टाइल होनी चाहिए, उसकी एक उसमें भी कुछ मजा है। तो वो उसको मतलब डिजाइन एलिमेंट को हमने मतलब थ्रू आउट किया है। तो हिंदी भी थोड़ी डिजाइंड लिखा है। आनंद भी हमारे बीच आ गए हैं। आनंद, क्या आप आ गए हैं? बिल्कुल, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो मैं यही अभी बात कर रहा था नील से और पूजा से कि जब साइंस फिक्शन की बात होती है, फ्यूचरिस्टिक सिनेमा की बात होती है या किसी शो की बात होती है, सबसे पहले जेब देखना पड़ती कि कितनी गहराई है जेब में। साइंस फिक्शन का जो प्रयोग है वो इस बात से के साथ जुड़ा गया है कि क्योंकि साइंस फिक्शन में हम जब भी देखते हैं तो एक नई दुनिया का निर्माण करना जरूरी हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए उस बात को जोड़ा गया है बजट्स के साथ, जो जरूरी है। ऑफ कोर्स आप जब भी एक नई दुनिया बनाने जाते हो, नई दुनिया का निर्माण करने जाते हो, विजुलाइज करने जाते हो, तो वो विजुलाइज करने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बनानी पड़ेगी जो नहीं है उपस्थित। पर उसके साथ साथ साइंस फिक्शन का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम भविष्य के बारे में कुछ प्रश्न पूछ सके। तो जहां तक भविष्य के बारे में प्रश्न पूछने की बात आती है तो उसका बजट के साथ इतना बड़ा संबंध नहीं है। हम जहां तक हम उन प्रश्नों को गहराई में पूछ सके, उनको पूछने के दरमियान हम ये जो यहाँ पे इन लोगों ने, पूजा और नील ने, कॉमेडी का भी एक ब्रिज बनाया है, एक पुल बनाया है, जिसके माध्यम से, हास्य के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से हम भविष्य की यात्रा साथ कर सके। वहां पे बात जेब से ज्यादा कल्पना की आ जाती है। तो कल्पना की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पूजा और नील में, और आनंद में भी कल्पना की कमी नहीं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें एक के साथ साथ मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम साइंस फिक्शन, मतलब भले आप उसमें उसको तरीका कॉमिक हो या ड्रामा हो, लेकिन जब साइंस फिक्शन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप में इमोशन थोड़ा सा बैकसीट ले लेता है। आप सामने वाले को मंत्रमुग्ध करने में ज्यादा हावी हो जाते हो। तो उसको लेके आप किस तरह से सोचते हैं कि लाइफ ओके कहाँ ठहरता है? एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी हम लोग, दैट्स ट्रू, क्योंकि साइंस फिक्शन में वो दुनिया बनाने में इतनी मतलब मग्न होते सब लोग कि वो इट टेक्स प्रायोरिटी। पर जब हम लोग लिख रहे थे बहुत हम लोग, तो हम ये मतलब ये बहुत जहन में था कि जो भी रोबोट्स होंगे या जो भी दुनिया होगा, वो हमें कैरेक्टर के थ्रू से ही जाना पड़ेगा। जो भी इमोशंस होंगे वो कैरेक्टर की इमोशंस के थ्रू ही जाके ये दुनिया दुनिया इनके अलग मतलब अलावा नहीं होगा, उसके साथ में ही होगा। तो वो एक रूल रखे, आई थिंक उससे मतलब वो ट्रिक मिल गया, क्योंकि सारे जो कैरेक्टर्स है उनका एक दृश्य है, दुनिया देखने का दृश्य है। तो उससे एक आर्ग्यूमेंट शुरू होती है, उससे उसका एक आइडिया हो जाता है। तो इमोशंस हमने सरफेस पे मतलब सबसे ऊपर रखा है, गाइस। क्या बात, बहुत बढ़िया। नील, जब हम इस तरह का शो या फ्यूचरिस्टिक राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज जहन में आती? क्योंकि आपके पास रेफरेंस पॉइंट, आप क्योंकि नई चीज कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो क्या मुश्किलात एज ए राइटर पेश आती है?
ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हम कुछ कठिनाइयों से गुजर रहे थे कि हमें एक भारतीय साइंस फिक्शन बनाना था, लेकिन हमारे पास पीछे सिर्फ देखने के लिए सिर्फ मिस्टर इंडिया था। मिस्टर इंडिया के अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं थे। बहुत सारे, हालांकि सत्यजीत रे ने बहुत काम किया है साइंस फिक्शन में और बहुत सारी चीजें हैं, पर हमारी कंटेम्प्रेरी जो हिस्ट्री है उसमें पिछले 20 या 30 वर्ष की बात करें तो उसमें मिस्टर इंडिया एक खासकर एक एग्जाम्पल उभर के आता है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं था। तो हमें समय भी इसलिए लगा, हमें इसलिए समय लगा क्योंकि हमें ये सारी चीजें इजाद करनी पड़ी। बहुत सारी ओरिजिनल थिंकिंग करनी पड़ी, बहुत सारी जो सोच है, बहुत सारे जो विचार हैं, जो इवन जो डायलॉग हैं, ये बहुत सारे ओरिजिनली, क्योंकि हमारे मन में ये भी था कि हम पहली बार इस सब कॉन्टिनेंट में इस प्रकार का कुछ बनाने जा रहे हैं। वेस्ट में ये बहुत बार हो चुका है, साइंस फिक्शन बहुत बार हो चुका है, लेकिन वो वेस्ट के दृष्टि से बना है हमेशा। और वेस्ट की दृष्टि से बनाने को जाओ तो उनको तो ये भी लगता है कि लोग जब कोई पीड़ा आन पड़ती है तो लोग ताजमहल के सामने जाके खड़े हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए भगवान से। तो ये सारे जो ट्रोप्स हैं, ये सारे जो बहुत पुराने रिग्रेसिव आइडियाज हैं, इनसे भी हम जूझ रहे थे क्योंकि हमें पता था कि लोग जब साइंस फिक्शन के बारे में सोचते हैं तो उन्हें ये सारी चीजें याद आती कि इंडिपेंडेंस डे में जब एलियंस आ रहे थे टेक ओवर करने के लिए, तो भारत में लोग ताजमहल के सामने खड़े थे। तो साइंस फिक्शन की जब हम बातें करते हैं तो लोगों के मन में ये आता है कि या तो एलियंस आ रहे हैं या तो न्यूयॉर्क में कुछ भयानक होने वाला है, इसमें भारत का क्या लेना देना। तो हमारी सोच पहले भारत से शुरू हुई। हमने हमारी जो वास्तविक सच है उसको देखा पहले कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है। हम तीनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन में खासकर जो कहानियां बाहर आ रही हैं, उनमें हम तीनों की बहुत दिलचस्पी है। हमारा काम ये था कि हम ये समझने की कोशिश करें कि जो आज घटित हो रहा है, मान लीजिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स के साथ या फेसबुक के साथ या ट्विटर के साथ, ये 30 साल बाद जाके कैसे दिखेगा या 100 साल बाद जाके क्या होगा हमारे साथ। तो हमारी सोच वहीं से शुरू हुई कि हमारा ये काम है, हमारा इस शो द्वारा या और भी जो हम लेखन करते हैं उस द्वारा हमारा यही उद्देश्य है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि हम इस टेक्नोलॉजी के साथ हमारा संबंध कैसे विकसित होगा। क्या हमारे सामाजिक और पॉलिटिकल जो हमारे कोड्स हैं अभी, क्या वो उस टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हो पा रहे हैं, उसी गति से इवॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। और अगर वो नहीं हो पा रहे तो एक आर्टिस्ट का, एक साइंस फिक्शन आर्टिस्ट का, साइंस फिक्शन राइटर का एक काम ये है कि वो उन सामाजिक और पॉलिटिकल विचारों को उसी गति से एक पुश दे। तो मन में ये सब चल रहा था जब हम लिख रहे थे, और इसी से हम तीनों को प्रेरणा मिलती गई। और हम एक दूसरे से भी बहुत प्रेरित होते। हम आनंद और पूजा रोज इस प्रकार के विचार लेकर आते हैं राइटर्स टेबल पे, कि आपको भी शार्प रहना पड़ता है, आपको कॉन्स्टेंटली खुद को इवॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो हम तीनों को अपने आप से वो प्रेरणा मिलती है। क्या बात है। चलिए, चलते चलते एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि कहीं आप मेरे उस विश्वास को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे कि एलियंस आएंगे तो व्हाइट हाउस निपट लेगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, आखिर पूरी दुनिया को वैक्सीन इंडिया ही सप्लाई कर रही है। हमारा वही हमारा एक गोल यही था कि साइंस फिक्शन को, और जब ऐसे बड़े प्रमाण पे जब पीड़ा आती है, तो हम वेस्ट को नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखें, हम एशिया को देखें, क्योंकि सोल्यूशन शायद वहीं से आएंगे। क्या बात है। तो आनंद, चलते चलते आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा कि दर्शकों को आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जीस्ट में, शो में हम क्या देख के एक्साइट होंगे जो भारतीय दर्शक है, ये अगर आप बता दें। मेरा काम दर्शकों को एक नया दर्शन दिखाना है। जो पिछले 10 साल से मेरी जो भी फिल्म आज तक बाहर आई है, जो भी मैंने काम किया है निर्माता के रूप में, दिग्दर्शक के रूप में या लेखक के रूप में, मेरा काम बार बार वही रहा है कि मैं एक दर्शन, एक दृष्टिकोण दर्शकों के सामने प्रस्तुत करूं, और दर्शकों का जो दर्शन है अपने आप को, स्व को देखने का, दुनिया को देखने का, और अपने खुद का
अपनी खुद की चेतना को देखने का जो जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को विस्तृत करने में उनकी मदद करूं। तो इसमें भी एक 2000 साल पुराना एक दर्शन शास्त्र का एक सवाल है जो इसमें कहीं ना कहीं पूछा गया है, और वो सवाल ये है कि अगर आप एक रेलगाड़ी के ड्राइवर हो, एक ट्रैम के ड्राइवर हो जो पटरी पे चल रही है, और एक एक मैड फिलोसोफर ने पटरी के ऊपर 3 लोगों को बांध दिया है और आपकी ब्रेक फेल कर दी गई है, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपकी जो ट्रेन है वो वो उन 3 लोगों के ऊपर अभी चढ़ के चली जाएगी, पर आपके हाथ में एक एक ऑल्टरनेटिव है, और वो ये है कि आप अगर पटरी बदल दो तो ये ट्रेन जो है दूसरी पटरी पे चली जाएगी। पर उसी मैड फिलोसोफर ने दूसरी पटरी पर एक आदमी को बांध के रखा है, तो आप क्या करोगे? क्या आप पटरी पे चलने दोगे और दोगे ट्रेन को जिस गति से चल रही है, और उन 3 लोगों की हत्या होने दोगे जहां पे आपका कोई, जहां जिस हत्या में आपका कोई हाथ नहीं है? या उन 3 लोगों को बचाने के लिए आप पटरी बदल कर उस एक आदमी की जान बख्शना चाहोगे जहां पे आपका हाथ है, जहां पे आप अपना फ्री विल, अपनी एजेंसी से, अपने खुद के विचार से वो एक डिसीजन ले रहे हो? क्या ये जो बात। 2000 साल पुराना एक प्रश्न है जिसे ट्रॉली प्रॉब्लम कहते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न बार बार एक नए प्रकार से पूछा गया है, और ये भी बात रखी गई है दर्शकों के सामने कि ये प्रश्न सिर्फ ये प्रश्न सिर्फ चिंतन के लिए, एक विचार के लिए फिलॉसफी स्कूल में टेक्स्ट बुक्स में सीमित नहीं है। ये सवाल अभी फिलॉसफी का नहीं है, ये सवाल इंजीनियरिंग का है, ये सवाल लॉ का है। क्या बात है। चलिए, मैं आपसे जितनी बातचीत हुई तीनों से, मुझे उम्मीद है कि एक बहुत अलग तरह का शो आप लोग लेकर आ रहे हैं, एक नया प्रोस्पेक्टिव साइंस फिक्शन शो को भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिलेगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और शो का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Thank you.